भूत का आना या पजेशन, लोगों पे आत्माएं आ जाना, इसके केसेस बहुत ज़्यादा दिखता है। आत्माएं घूमती हैं और वो किसी भी बॉडी को पजेस करके अपने मनचाहा काम करा सकती हैं। उस टाइम पर उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। अगर वो कुछ लिख भी रहे हो तो हैंडराइटिंग तक में चेंज दिखाई देता है उनकी। तो वो अपने थॉट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई रीज़न नहीं होता हमारे पास, फिर भी हम सैड हैं। सुबह सो के उठे और मतलब आपका मूड ऑफ रहेगा, इरिटेशन होगी, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। किसी को अपने ही सिबलिंग के लिए आ जाते हैं, एक फादर को डॉटर के लिए आ रहे हैं विचार, तो इस तरीके की भी ओसीडी होती है। मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? अगर आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो और उससे कॉन्ट्रेरी बिलीफ आपके पास है, मतलब आप चाह रहे हो सक्सेसफुल होना लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हर एक्शन के पीछे भी इंटेंशन बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके इंटेंशंस में कुछ खोट है तो आप करते रहिए, रात को इमेजिन करते रहिए, आप कितनी भी अफर्मेशन करते रहिए, आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। पेरेंट्स को क्या डोंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, 8 साल तक अवॉइड करना चाहिए? हमारी खुद की चॉइस होती है कि हम हील होना चाहते हैं या नहीं। अगर हम चाहते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, और अगर हम नहीं चाहते हैं तो फिर कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। कोई भी डिप्रेशन में जो इंसान हो, उसके लिए कोई एक सेंटेंस जिससे उसका मूड बेटर हो जाए। अगर इंडिया की बात करें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, लोगों में भूत का आना या पजेशन, लोगों पे आत्माएं आ जाना, इसके केसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं और इंडिया में ज़्यादातर हम देखते हैं, ये बहुत कॉमन केसेस हैं। और जब मैं बचपन में छोटा था तो काफ़ी ज़्यादा ये क्यूरोसिटी होती थी कि क्या सच में ऐसा होता है कि भूत होता है, आत्माएं घूमती हैं और आपके अंदर आ जाती हैं और उसके बाद से आपसे जो मन वो करवाती हैं। तो वहाँ पे दो तरफ लोग आते थे, दो साइड होते थे लोग। एक साइड जो बोलता था कि ये सारी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे ये बात करते थे। जो थोड़े से रिलीजियस थे या ज़्यादातर इन सब चीज़ों में, ऑकल्ट साइंस में बिलीव करते थे, तो वो कहते थे कि नहीं, ये जो होता है सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, इसको साइंस कभी नहीं समझ सकता है, ये वाकई में होता है, आत्माएं घूमती हैं और वो किसी भी बॉडी को पजेस करके अपने मनचाहा काम करा सकती हैं। सो यहाँ पे यही जानने की कोशिश करेंगे, एज अ डॉक्टर आप इस तरह के पेशेंट से काफ़ी ज़्यादा डील करते होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें इस तरह के डिसऑर्डर्स आपको दिखते होंगे। तो क्या परसेंटेज है या क्या आपका उस पर थॉट है, क्या आपकी स्टडी है उस पर, जिसमें आप ये बता सको कि एक्चुअल में ये डिसऑर्डर है या किसी तरह का सच में सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो आपको पजेस करती हैं? तो स्वागत है डॉक्टर कशिका आपका द डी कोड शो पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच अश्विनी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। तो फिर टॉपिक अपना यहीं से स्टार्ट करते हैं। पजेशन वाकई में होता है या जस्ट एक डिसऑर्डर है? देखिए, पजेशन सिंड्रोम है, और हमारे पास जब लोग आते हैं, इस तरीके के केसेस आते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि इसको किसी ने स्पिरिट ने पजेस कर लिया है या किसी के अंदर गॉड आ गए हैं। राइट। और उस टाइम पर उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। अगर वो कुछ लिख भी रहे हो तो हैंडराइटिंग तक में चेंज दिखाई देता है उनकी। तो वो अपने थॉट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंट तरीके के इमोशनल स्टेट में होते हैं, और उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। उनके अंदर एक और आइडेंटिटी है जो कि फेक आइडेंटिटी होती है। ओके। एक्चुअल में कोई भी गॉड या कोई भी स्पिरिट, भूत प्रेत, आप कुछ भी कहें, कोई और आपके अंदर नहीं होता। लेकिन सबके कुछ कल्चरल बिलीफ होते हैं, कुछ कल्चर में इस तरह से बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको शैतान को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की विपरीत एनर्जी मौजूद है। जो लोग मानते हैं भगवान और शैतान, उनके लिए मौजूद हैं, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए मौजूद नहीं हैं। हम लोग ये शैतान, भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पर्सन उस टाइम पर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर 2-3 आइडेंटिटी एंटर कर चुकी हैं जो उसे कंट्रोल कर रही हैं। उसका वॉलंटरी कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है, उसकी स्पीच बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई है, उसका मेमोरी गैप आ गया है, और उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडाला जैसे ब्रेन रीजन में भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ नोटिस की जाती हैं। और एक पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका अपने ऊपर अब कोई बस नहीं है, उसे कोई और चला रहा है। सो डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरीके के साइकोटिक डिसऑर्डर्स में इस तरीके के केसेस देखे जाते हैं, जहाँ पर पर्सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कोई है जो उसे कुछ बोलने के लिए कह रहा है। और ऐसा होता भी है। मैंने एक फ़ीमेल का केस देखा था,
सो उसमें वो बहुत आवाज़ बदल कर बात कर रही थी, एक मेल की वॉइस में। राइट, मैनली वॉइस हो जाती है कई बार, ऐसा मेनली भी देखा। हाँ, मेनली वॉइस हो जाती है, तो वो एक मेल की वॉइस में ही बात कर रही थी कि तुम कितना भी कोशिश करो, मैं इसकी बॉडी को नहीं छोड़ूंगा, अब ये मेरी है, मेरे कंट्रोल में है, ये वही करेगी जो मैं इसे करने के लिए कहूँगा। लेकिन उसके अंदर कोई भी भूत नहीं था, पर फैमिली ने बहुत जगह दिखाया, पूजा पाठ कराई, दान धर्म कराया, बहुत कुछ उन्होंने अलग अलग जगह दिखाया, जो भी उनके रिलीजन से भी अलग था। जैसे ताबीज़ भी बनवाया है ना, और भी उनको कुछ पढ़वा कर, कभी पानी पिलाना है, कभी किसी तरीके की दुआ दिलवानी है, उन्होंने जो भी कुछ कर सकते थे वो सब करवाया। लेकिन लाखों रुपए लगाने के बाद और महीनों वेस्ट करने के बाद भी उन्हें इलाज के लिए लेकर ही आना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्पिरिट नहीं थी। उसके पीछे की जब स्टोरी हमने देखी तो वो लेडी योगा की प्रैक्टिस करने के लिए गई थी। 3 महीने का उसका एक योगा का कोर्स था, वहाँ उसका एक टीचर से अफेक्शन हो गया, वन साइडेड उसका अफेक्शन था। अब उसने जब टीचर के सामने अपना अफेक्शन एक्सप्रेस किया तो टीचर ने उसको मना कर दिया कि मेरे मन में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लड़की एयर होस्टेस थी पहले, और काफ़ी ग्लैमरस लाइफस्टाइल उसने जिया था। उसके घर वालों ने शादी एक ऐसे लड़के से करा दी थी जो लड़का उसके टाइप का नहीं था, अच्छा होने के बावजूद भी उसकी पसंद से नहीं मैच करता था। ओके। तो वो अपनी 10 साल की मैरिज में बहुत दुखी थी, हस्बैंड से फिजिकल डिस्टेंस भी किसी न किसी बहाने से रखती थी, और उसने बहुत चालाकी से इन 10 सालों में कोई बेबी भी नहीं होने दिया था। वो बिल्कुल नाखुश थी। तो अब उसको उस पर्सन में जिसको वो लाइक करने लगी, अफेक्शन उसके मन में आया, वो पर्सन दिखाई दे रहा था जैसा पर्सन उसे चाहिए था, बट वो पर्सन उसे नहीं जो है ना एग्री कर रहा था, मान नहीं रहा था। तो उसके अंदर धीरे धीरे ना उससे रिलेटेड इमेजिनेशन शुरू हो गई। तो उसने मुझे ओके। बताया था कि वो उसको जब पसंद कर रही थी तो वो उसके बारे में फैंटेसी करने लगी। जैसे दिन भर में क्लासेस होती थी तो शाम को आके वो फैंटेसाइज करने लगी कि बात कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, उसके पास बैठी है, हाथ टच कर रही है। वो अपनी फैंटेसी में इतनी खो गई कि उसके अंदर एक ये अपने आप ही कॉग्निटिवली ये डेवलप हो गया कि वो पर्सन उसका है और वो उससे बहुत प्यार करता है, और वो दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं। उसने अपनी ही दिमाग में एक अपनी दुनिया बना ली। लेकिन जब उसको इस तरीके से डायरेक्ट नो सुनने के लिए मिला तो उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया। लेकिन उसकी फैंटेसी उससे नहीं छूट रही थी जो अंदर अंदर माइंड में वो अपने बना रही थी, राइट। और उस वजह से उसके अंदर एक फेक आइडेंटिटी उसने बना ली। ओके। और जब ये सब चीज़ें घर वालों को पता चली, उसने घर वालों से कहा कि मुझे तो उससे प्यार हो गया है, वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन अभी नहीं कह रहा है। घर वालों ने बहुत समझाया, थोड़ा बहुत डांटा भी उसको, सब कुछ है। तो फिर उसके ही दिमाग ने एक कहानी बना दी कि वो बुला रहा है मुझे, वो कह रहा है कि नहीं अब इनके साथ मत रहो, ये लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे पास लौट चलो। जबकि वो पर्सन एक्चुअल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उसका कोई भी इसमें रोल नहीं था। उस लड़की का दिमाग इस तरीके की कहानी बना रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उसे हिप्नोटाइज कर लिया है, उसे पजेस कर लिया है, और वही अब उसके दिमाग में है, और वो बोल रहा है कि नहीं अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो इस तरीके के भी केसेस आते हैं, और ऐसे भी आते हैं जिसमें कि लोग लिटरली ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, पूरा अलग आवाज़ में बात करेंगे, राइट, राइट। हाथ पैर के उनके मूवमेंट बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल हरकत करेंगे जिसमें सच में किसी को लगेगा कि भूत आ गया है इनके अंदर। और उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पावर मतलब बहुत ज़्यादा एक बढ़, लड़की 2-3 लड़कों को फेंक सकती है, मतलब ढकेल सकती है हाथ से, ऐसा भी देखा गया है। अगर आपने ये बिलीव कर लिया ना कि मैं किसी और के कंट्रोल में हूँ और कोई सुपर नेचुरल पावर है, चाहे वो शैतान है या भगवान है, तो उसके साथ हमारा पहले से ही एसोसिएशन है कि वो पावरफुल आइडेंटिटी है। ओके। तो अब आप उसको अपने अंदर फील कर रहे हो, तो आपके माइंड ने उस चीज़ पे बिलीव कर लिया, और माइंड है आपकी बॉडी को लगातार कंट्रोल कर रहा है, उसको बिल्कुल। इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो बॉडी में तो अपने आप ही आप पावर फील करोगे। आप देखिए ना, एक जनरल भी देखिए कि अगर एक फीमेल को हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, डेलीगेटेड, कमज़ोर ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए एक फीमेल अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही है और कोई उसके बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उस कमज़ोर सी, नाजुक सी फीमेल में भी एकदम कितनी पावर आ जाती है, वो बिल्कुल। भिड़ जाती है गुंडों से ना। तो कहाँ से आई पावर? यहाँ माइंड सेट चेंज हुआ उसका, उसके अंदर एकदम फियर आया, फियर ऑफ लूजिंग चाइल्ड, कि कहीं मेरे बच्चे को कहीं छीन के ना ले जाए, कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। तो उस टाइम वो एकदम डिफरेंट जोन में शिफ्ट हो गई। उसके अंदर की पावर्स जो माइंड ने बढ़ाई, जो स्टोर्ड एनर्जी थी जिसका वो रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करती थी, वो सारी उस टाइम पर बॉडी में फ़्लो करने लगी, और उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, वो भी भिड़ जाएगी।
उसके सारे एक्शंस बिल्कुल ऐसे डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। उसे खुद नहीं यकीन आएगा बाद में कि ये सब उसने किया है। बिल्कुल। तो हमारे माइंड में इतनी पावर है और उस पावर का हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करते। बट जिस भी चीज़ पर, चाहे वो बेकार की चीज़ है, अगर हम स्ट्रांगली बिलीव कर लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए सच है। बिल्कुल। ऐसी स्टेट में एक पर्सन ट्रांस पोजेशन स्टेट में एंटर कर जाता है जहाँ पर उसका वॉलेंट्री मूवमेंट कुछ समय के लिए चला जाता है, जो उसका वॉलेंट्री कंट्रोल होता है वो चला जाता है, और वो ये बिलीव करता है कि इस टाइम पर मैं किसी के पोजेशन में हूँ। तो वो सरेंडर कर कर उस स्टेट में जो है ना कंप्लीटली ऐसा हो जाता है कि अब जो कुछ हो रहा है मेरे साथ ये कोई और करवा रहा है, मुझे कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहा है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है। कुछ लोगों के स्ट्रॉन्ग कल्चरल बिलीफ कि उनकी कंडीशनिंग बचपन से कैसी हुई हुई है, उन्हें क्या सिखाया गया है। जैसे मेरी एक क्लाइंट है तो उनको बचपन से ही सिखाया गया है ये भूत प्रेत आत्मा के बारे में, भगवान नाराज़ ना हो जाएं, तो उनको बहुत सारे रिचुअल सिखाए गए हैं, तो वो हमेशा डरी डरी सी रहती है और उनको रिलीजियस ओसीडी हो गया है। ओके, और ये वो क्या होता है? भगवान को, रिलीजियस ओसीडी से पहले हम ओसीडी को समझ ओसीडी लेते हैं। समझते हैं, राइट। ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ इमेजेस रिपीट होती हैं या कुछ इंट्रूसिव थॉट्स, यानी कि जो बेतुके थॉट होते हैं जिनका कोई रियलिटी से कनेक्शन नहीं होता, वो बार बार रिपीट होने लगते हैं। और उनके रिपीट होने से एक पर्सन इतना एंक्शियस हो जाता है, इतना उसे डर लगता है, पूरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आ जाता है कि वो कुछ कंपल्सिव बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाता है। किस वो टाइप के थॉट्स होते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल? वो कंपल्सिव बिहेवियर ना सेफ्टी बिहेवियर्स होते हैं, अच्छा। उस एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए। या तो वो अवॉइड करता है या फिर वो कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे उसे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है या रीअश्योरेंस लेता रहता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी इंसान को बार बार अर्ज आ रही है कि ये सब बहुत गंदा है, उसका माइंड उसे बता रहा है कि ये गंदा है। अभी किसी ने साफ किया या उसने खुद भी साफ किया, लेकिन फिर उसका माइंड कर रहा है ये गंदा है, अभी साफ नहीं हुआ है, इसे तो दोबारा उसे साफ करो। वाकई मतलब डस्ट दिखती है ऐसा? दिखती नहीं, उसे लगता है। ओके। उसकी आंखें तो बता रही होती हैं कि साफ दिखाई दे रहा है, हाँ। लेकिन उसका दिमाग कह रहा होता है नहीं ये गंदा है। ओके। वो सेंसेस जो नहीं पकड़ पाती उसके बारे में बात कर रहा है ठीक है। कि नहीं ये गंदा है। कोई आया होगा जो गंदा होगा, उसने छुआ होगा तो ये गंदा है। तो उसको बार बार ये लग रहा है और उसका दिमाग प्रूव कर रहा है उस टाइम पर कि ये गंदा है। अब उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। अब वो एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए उसी का दिमाग का दूसरा हिस्सा बोल रहा है कि इसको एक बार साफ कर लो। वो साफ है। कर रहा है, टेम्परेरी रिलीफ हो गया, लेकिन उसे लग रहा है कि नहीं इस बार ठीक से साफ नहीं हुआ, एक बार और कर लो अभी। तो कई बार लोग इसी एक्शन को बहुत बार रिपीट करते हैं और कई बार एक बार करा और फिर थोड़ी देर में वो साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही चेक करना कि किसी को लग रहा है कि गैस खुली रह गई है, किसी को लग रहा है कि दरवाज़ा खुला रह गया है, किसी को भगवान के प्रति सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि उसने किसी मूर्ति पर टॉयलेट कर दिया है, थूक दिया है, तोड़ दिया है, देवी के लिए गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। ओके। किसी को अपने ही सिबलिंग के लिए आ जाते हैं, एक फादर को डॉटर के लिए आ रहे हैं सेक्सुअल विचार। तो इस तरीके की भी ओसीडी होती है। तो अलग अलग तरीके की, किसी को छोटे बच्चों को देखकर ऐसा आ रहा है कि मैं इसको धक्का दे रहा हूँ या गला दबा दिया है। किसी मदर को भी ऐसे आ जाते हैं कि मैंने अपने बच्चे को हार्म पहुँचा दिया है या मैं हार्म पहुँचा दूंगी। इस तरीके से अलग अलग हो सकती है। बहुत तरीके की मतलब ओसीडी होती है, थाउजेंड्स ऑफ थीम होती हैं ओसीडी की। और अगर एक पर्टिकुलर थीम भी क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग में भी बहुत सारी सब थीम्स अलग अलग स्टोरी होती है। लेकिन ये डिसऑर्डर इतना सीवियर डिसऑर्डर है, इसमें आपका दिमाग तब तक आपको चैन नहीं लेने देता जब तक वो आपसे कुछ एक्शन ना करवा ले, चाहे वो आप एस्केप करें या फिर आप जो है ना उसके लिए कोई सेफ्टी बिहेवियर अपनाएं। ओके। तो माइंड बहुत कंट्रोल कर लेता है। ऐसा है कि आप रोबोट बन गए उस टाइम पर, और आप जब तक उस एक्शन को नहीं करेंगे जब तक आपको रिलीफ ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सो आप पिछले 15 ईयर्स से इस फील्ड में हो, आपका क्लिनिक पे प्रैक्टिस करो, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे होंगे, तो उनका ट्रीटमेंट का क्या मेथड होता है? कैसे आप उन्हें ट्रीट करते हो? कितनी सिटिंग्स लगती हैं या किसी तरह की मेडिसिन भी होती है, या क्या इनके लिए इलाज चलता है और क्या ये लोग ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से? देखिए, हमारे पास जब लोग आते हैं तो काफ़ी परसेंटेज ऐसी होती है जो पहले से ही काफ़ी लंबे समय से दवाई खा रहे होते हैं। किस तरह की डिप्रेशन वाली? हाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे होते हैं, SSRI मेडिसिन चल रही होती है उनकी। ठीक है। अगर कोई एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है तो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन चल रही होती है उसको। ओके। और ऐसी डिप्रेशन की अलग अलग डिसऑर्डर्स के जो भी लोग होते हैं, तो काफ़ी लोग ऑलरेडी मेडिसिन ट्राई कर कर आ रहे होते हैं और उनको मेडिसिन से टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा होता है, बट लॉन्ग टर्म में जाकर उनके लाइफ में चेंज नहीं आ रहा होता।
ठीक है। अब वो चाहते हैं कि हम साइकोथेरेपीज़ की हेल्प से अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिएँ और हमारी धीरे धीरे मेडिसिन्स छूट जाएँ। और काफ़ी लोग अब बहुत अवेयर हो गए हैं जो कि मेडिसिन्स लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम खुद अपनी मेहनत से अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें और साइकोथेरेपीज़ की हेल्प से बिना दवाइयों के हम ठीक हो जाएँ। तो अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है पिछले 5-6 सालों में। मैंने 15 सालों में ये देखा कि अब लोग ज़्यादा एक्सेप्टेंस मोड में हैं। वो शर्माते नहीं हैं कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो हम किसी पागलों के डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं। अब वो जो एक टैबू था, स्टिग्मा था, वो बहुत कम हो गया है लोगों में और लोग आते हैं। पहले आते ही लोग बोलते थे कि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल तो रहेगा ना, ये पूछते थे। उनको बड़ा इश्यू होता था ओके। कॉन्फिडेंशियल रहेगा या नहीं। बट अब ये कंसर्न बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। बहुत ही रेयर कोई पूछता है कि ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब लोगों में ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले फर्स्ट सेशन में हम उसको पूरा सुनते हैं कि उसकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं। तो नॉन जजमेंटल वे में जब हम उसकी बातें सारी सुनते हैं तो वो अपना पूरा फुल एक्सप्रेशन करता है और उसके बाद हम वो सारे की पॉइंट्स पकड़ कर, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि उनको एंग्जाइटी है, वो डिप्रेशन में है, क्योंकि डायग्नोसिस पहले ही बना हुआ होता है उनका। राइट। या लोगों ने आजकल गूगल से और यूट्यूब से देखकर अपने आप को सिम्टम्स मैच कर लिए होते हैं, तो उन्हें आइडिया होता है कि उनको क्या है। राइट। फिर उसमें भी डिप्रेशन जैसे बहुत तरीके का होता है, एंग्जाइटी में भी बहुत सारी वैरायटी हैं। तो हम उनको स्पेसिफिकली बता देते हैं कि आपको ये डिसऑर्डर है इस टाइम, ये चैलेंजेस आप सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर उनको थेरेपीज़ कौन कौन सी लगेंगी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। जैसे एक सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो बताती है कि जैसा आप सोचते हैं वो आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है और वो आपके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे आपके इमोशंस आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे जैसे आप बिहेवियर चेंज करोगे तो आपके इमोशंस भी शिफ्ट हो जाएंगे और आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली बताती है कनेक्शन अमंग थॉट्स, इमोशंस एंड आपके एक्शंस के बीच में। और इसमें थिंकिंग एरर्स क्या है हमारी, वो पकड़ना सिखाते हैं। कैसे आप बिहेवियरल एक्टिवेशन करते हैं, यानी कि कुछ नया आप जो है ना करना शुरू करते हैं, या फिर जो आप करना बंद कर दिया था, आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, आपने एंजॉय करना बंद कर दिया था, आप दोबारा से उस बिहेवियर को रिज्यूम करते हैं। तो उससे आपके इमोशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। आपके कुछ फियर्स हैं तो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के लिए हम बोलते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, ट्राई करके देखो, फेस करके देखो क्या रिजल्ट आता है, तभी तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल। क्योंकि माइंड इरेशनल फियर भी जनरेट कर रहा है, और वो इरेशनल है या रैशनल है, रियलिटी से कनेक्टेड है या नहीं, जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं लोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से सीबीटी एक थेरेपी हो गई, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक थेरेपी हो गई, जिसमें हम लोगों के जो भी ट्रिगर्स होते हैं उनको एक्सपोज कराते हैं, और जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है फियर का, एंग्जाइटी का, हम बोलते हैं आप इसको थोड़ा बियर करो। और हैबिचुएशन प्रोसेस, जिसका मतलब होता है जिसमें एंग्जाइटी अपने आप ही डाउन जाती है और आपका ब्रेन एक लर्निंग लेता है कि ये सिचुएशन डेंजरस नहीं है। ओके। तो इस हैबिचुएशन प्रोसेस को आप होने दो, जो रिस्पॉन्स आ रहा है आने दो, आप उसी सिचुएशन में टिके रहो। तो ये Right. प्रैक्टिकल हो गया। और ऐसे एक होती है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, कि आप थॉट्स को रोकने की नाकाम कोशिश मत करो, क्योंकि जितना आप थॉट को रोकने की कोशिश करोगे उतना ही वो ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जितना सप्रेस करोगे उतना ही वो डिफरेंटली एक्सप्रेस होता रहेगा। ओके। ठीक है। क्योंकि जितना आप सोचते हैं ना कि मैं इस बारे में ना सोचूं, ध्यान वही जाता है। बहुत ही कॉमनली कि अगर आपसे कहा जाए कि बंदर के बारे में नहीं सोचो, तो आपके दिमाग में बंदर आएगा ही आएगा। तो ऐसी थॉट्स को रोकने की कोशिश मत करो, जो आ रहा है आने दो। आप ये सोचो कि थॉट और आप अलग हो। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी कि थॉट से और आपके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया कि थॉट्स जस्ट मेंटल इवेंट्स है, ओके। आपकी कॉग्निटिव हैपनिंग है। आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके बेसिस पर आपका दिमाग कुछ अज्यूम कर रहा है, प्रिडिक्शंस कर रहा है, और आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये हो सकता है या ये हुआ होगा। पर ये माइंड की गेसेस हैं, अजम्पशंस हैं, ये रियलिटी है या ये नहीं है, ये आपको एक्चुअल में उस मोमेंट में पता चलेगा जब आप पार्टिसिपेट करोगे। ओके। तो आप अपनी एनर्जी को अपने वैल्यूज़ के एरिया में शिफ्ट करो। तो ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है। इसी तरीके से डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, जिसमें हम इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाते हैं, हम माइंडफुलनेस सिखाते हैं, डिस्ट्रेस टॉलरेंस सिखाते हैं। इस तरह से अलग अलग एनएलपी, हिप्नोथेरेपी का सबका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का आजकल प्रेफरेंस रहता है कि हिप्नोथेरेपी हम करा लें, क्योंकि वो
सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग का फास्टेस्ट वे है। ये वाकई में काम करता है? 100% काम करता है और हर तरीके के डिसऑर्डर में काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है, मतलब आपके Yes, ब्रेन of में एक course. ऐसा पार्ट है जो जहाँ पे चीज़ें स्टोर्ड हैं बहुत पहले से, और उसके बेसिस पे आप अपना चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हो, अपने डिसीजंस लेते हो, राइट? बिल्कुल, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीफ, हमारे वैल्यूज़, हमारी हैबिट्स, हमारे मेमोरीज़, अब वो चाहे पेनफुल मेमोरीज़ हो या हैप्पी मेमोरीज़ हो, सब स्टोर्ड होती हैं। जो भी आपने बचपन से सीखा है, बचपन से क्यों, जो आपने माँ के गर्भ से सीखा है, वो सब कुछ आपके अंदर एज मेमोरी स्टोर्ड है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपका कॉन्शियस माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका अनकॉन्शियस माइंड है। और इसे न्यूरो साइंस की भाषा में भी कहें तो आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो आपके ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारा प्रिमिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन है, और ऐसे ही हमारा एक लिम्बिक ब्रेन है जो हमारे इमोशंस का सेंटर है, जहाँ पर अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस वगैरह है, और एक हमारा नियोकॉर्टेक्स जो हमारा रिसेंटली इवॉल्व ब्रेन है, जो रैशनल थिंकिंग की कैपेसिटी रखता है। तो उसी को ही साइकोलॉजी में जैसे कॉर्टेक्स ब्रेन को कॉन्शियस माइंड और लिम्बिक ब्रेन को सबकॉन्शियस माइंड और आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन है उसको अनकॉन्शियस माइंड, इस तरह से हम एड्रेस करते हैं। तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं। ओके। यस, और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे इमोशंस के केस में आपकी कॉर्टेक्स ब्रेन की जो रैशनल थिंकिंग है वो टेम्परेरी शट डाउन कर देते हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल करने लग जाते हैं आपको। हम सडनली बिना किसी रीज़न के, बाहर कोई ऑब्वियस रीजंस नहीं है, लेकिन हम सडनली एक थ्रेट को, एक फियर को एक्सपीरियंस करते हैं और बॉडी में हम सिम्टम्स फील करते हैं। अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाना, बॉडी में शिवरिंग हो जाना, डर लगना, और उस टाइम किसी से पूछो कि क्या बात है, तो बाहर तो कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है, Right. लेकिन वो मेमोरी बेस्ड फियर, जो सोमेटिक एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी बॉडी ने, सोमा मतलब होता है बॉडी, तो बॉडी ने जो स्टोर कर रखा है उस मेमोरी बेस्ड सडनली आपके उस ब्रेन के पार्ट में कुछ सिग्नल्स चैनल हुए और वहाँ से एकदम आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया। और उस टाइम पर जो वर्ड्स की लैंग्वेज समझने वाला आपका कॉर्टेक्स माइंड है, उस टाइम पर वो उसको पूरा सेंस नहीं लगा पा रहा, कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं आप। जब आप शांत हो जाएंगे फिर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉर्टेक्स ब्रेन फिर से रिज्यूम हो जाएगा और Right. आप उसे वर्बलाइज कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है जैसे बिना कोई रीज़न नहीं होता हमारे पास, फिर भी हम सैड हैं, सुबह सो के उठे और मतलब आपका मूड ऑफ रहेगा, इरिटेशन होगी, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, तो इसके पीछे का क्या रीज़न होता है? क्यों बिना किसी रीज़न के हम दुखी रहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं वो स्टोर्ड हैं। आपके पास हो सकता है पास्ट का कोई ट्रॉमा पड़ा हो, कोई भी आपके पास पेन पड़ा हो, इसलिए बिना अभी किसी रीज़न के, मतलब रीज़न अभी नहीं पैदा हो रहा है लेकिन कुछ हुआ था जो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पास्ट में जी रही है। ओके। बाहर समय बदल रहा है लेकिन वो आपके माइंड और बॉडी के लिए नहीं बदल रहा है। इसलिए बिना किसी रीज़न के भी सुबह आप उठ रहे हैं, आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, आप कहीं पर लोगों के बीच में हैं, आप खोए खोए से हैं, इमोशनल डिस्कनेक्ट आपको फील हो रहा है। राइट, राइट। कई बार इंसान को खुद से ही कनेक्टेड फील नहीं होता, उसको डीपर्सनलाइजेशन हो जाता है। एंग्जाइटी में बहुत कॉमनली देखा जाता है। डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं एक स्टेट जहाँ पर एक पर्सन खुद से कनेक्टेड फील नहीं करता, उसे अपनी फीलिंग्स फील नहीं होती, उसकी सारी वेगस नर्व ऐसा है जैसे डेड हो गई हो उस टाइम पर। तो उसको रियल जो खुशी होती है, जो हम सबको नेचुरली फील होती है, उसे फील ही नहीं होती। वो हंस भी रहा है लेकिन फेक है, वो उसे अंदर से कुछ फीलिंग नहीं आ रही। ऐसी होता है एक डी रियलाइजेशन, जिसमें एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड फील करता है। आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो, दूसरे लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको लगेगा क्या हो गया इन्हें, ऐसा क्यों, मतलब हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो Okay. आपको इन्वायरमेंट से भी डिस्कनेक्टेड फील होता है। तो एंग्जाइटी में, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स में ये देखा जाता है, बहुत सीवियर डिप्रेशन में हो कोई पर्सन। तो ये सब ना प्रेजेंट के रीजंस की वजह से नहीं होता, ये पास्ट के रीजंस की वजह से होता है कि आपके अंदर कुछ इश्यूज हैं, आप किसी बात से डरे हुए हो, आपको कोई ट्रॉमा हुआ था और वो सब चीज़ें अभी आपके अंदर सिस्टम ने स्टोर कर रखी हैं, और वो आपको बचाने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आपको टेम्परेरी सब जगह से डिस्कनेक्ट कर रहा है। राइट। आजकल एक बहुत बजिंग वर्ड चल रहा है, मैनिफेस्टेशन। तो उसके बारे में आपका क्या थॉट्स है? मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? जैसे ब्रेन हमारा है, किस तरह से काम करता है? जब मैनिफेस्ट हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या गतिविधि हो रही होती है, क्या चीज़ें चल रही होती हैं, और किस वजह से लोगों को लगता है कि हाँ, हम मैनिफेस्ट जो भी चीज़ें करते हैं
लॉन्ग टर्म में हमें वो चीज़ मिल जाती है, जो भी उसके लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक्स लगाते हैं, या जिस तरह से भी वो कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं या अफर्मेशन कर रहे हैं, बट वो करने से कई सारे लोग को दिखता है कि हाँ उससे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो दिमाग हमारा इस मैनिफेस्टेशन के केस में काम कैसे करता है और कैसे हमारे गोल्स को अचीव कराने में हमारी हेल्प करता है? हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग Activate सिस्टम। सो वो जिस भी चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं उसे इम्पोर्टेंट मान लेता है, और फिर वो अपनी जूमिंग लेंस से उस चीज़ पर फोकस बना कर रखता है। ठीक है। आप जिस भी चीज़ को मानते हो या जो चीज़ आपके गोल में आ जाती है वो चीज़ आपको ज़्यादा दिखने लगती है, यानी कि आप उससे ज़्यादा नोटिस करने लगते हो। वो पहले भी थी, लेकिन अब आपकी सेलेक्टिव अटेंशन हो गई है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, ओके। और अट्रैक्शन एक्शन के बिना हो नहीं सकता। और एक्शन आप तब लोगे जब आपके पॉजिटिव बिलीफ होंगे। राइट। अगर आपके पॉजिटिव बिलीफ होंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगी, आपके अंदर तभी पॉजिटिव फीलिंग होगी, और तभी आप कुछ एक्शन लोगे। तो आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस में जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉपुलराइज करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ अट्रैक्ट किया है, उन्होंने ज़रूर किया होता है अट्रैक्ट, लेकिन उनके थॉट्स, उनके बिलीफ, उनके इमोशंस और एक्शंस में अलाइनमेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो और उससे कॉन्ट्रेरी बिलीफ आपके पास है, मतलब आप चाह रहे हो सक्सेसफुल होना लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक फियर है कि सक्सेस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगी। तो फियर को पहले एड्रेस करेगा आपका ब्रेन और आपको बचाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन प्रोग्राम ही ऐसा हुआ है कि आपको सारे थ्रेट से, चाहे वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो, उससे दूर रखने के लिए। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से जो हमारी डीप प्रोग्रामिंग हुई है वो ये हुई है कि पहले हमारे पूर्वज भागते दौड़ते रहते थे, खतरों से लड़ते रहते थे और अपने आप को बचाते रहते थे। राइट। हमारा ब्रेन हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से अभी तक भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हमारी जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है, हमारा ब्रेन हर समय थ्रेट्स को स्कैन करता रहता है, और हम नेगेटिविटी बायस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि आप देखिए, एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर भी जंगली घास अपने आप उगाती है, लेकिन उस पर गुलाब का पौधा या कोई और अच्छा आपको बागवानी करनी है तो आपको बीज डालने पड़ेंगे, केयर करनी पड़ेगी, तब वो आपका सुंदर सा गार्डन तैयार होगा। लेकिन झाड़ जंगल अपने आप उग जाएंगे। तो ऐसे ही नेगेटिविटी पर फोकस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पॉजिटिविटी पर फोकस करने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। तो कुछ लोगों का फैमिली में बचपन में ट्रेनिंग हो जाती है, जिनको अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, राइट। ठीक है, धन्यवाद करना सिखाया जाता है, जिनके घर में लोगों की तारीफ़ें होती हैं, इज़्ज़त होती हैं, वो लोग छोटी छोटी बातों पर झींकते नहीं हैं, वो जो बुरा भी हुआ उस पर ध्यान देने की बजाय जो अच्छा हुआ उस पर फोकस करते हैं। तो ये सब इनडायरेक्ट ट्रेनिंग हो गई बच्चे की कि मुझे ज़िंदगी में पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। पर बचपन से जो डिफ़ॉल्ट मोड चलता है वो नेगेटिव के लिए चलता है। हमारा मन उसी चीज़ के लिए कलपता है जो पास नहीं है, जो है नहीं, राइट। और जो है उसकी इम्पोर्टेंस खो देता है। तो माइंड को जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे पॉजिटिविटी के लिए, तब तक कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जो हर समय एक्टिव है, पर उसके साथ लॉ ऑफ थॉट को, लॉ ऑफ इमोशंस को, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को भी साथ में लेकर चलना है, लॉ ऑफ एक्शंस को साथ में लेकर चलना है। हर एक्शन के पीछे भी इंटेंशन बहुत मैटर करता है। राइट। तो अगर आपके इंटेंशंस में कुछ खोट है तो आप करते रहिए, रात को इमेजिन करते रहिए, आप कितनी भी अफर्मेशन करते रहिए, आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही हम इसको हीलिंग में भी यूज़ करते हैं। तो हीलिंग में भी जब हम एक प्रैक्टिस बताते हैं कि आप जो भी अपना वर्जन बनना चाहते हो, जैसे आप एंग्जाइटी फ्री बनना चाहते हो, राइट। तो आप एंग्जाइटी के अगेंस्ट कौन से स्टेट चाहते हो? आप चाहते हो आप कॉन्फिडेंट रहें, आप काम रहें, क्या रहें? पहले तो वो जो डिज़ायर्ड स्टेट है वो डिसाइड करो, और उसमें आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, आपके अंदर के डायलॉग्स कैसे होंगे, आप कैसा फील करना चाहते हैं पूरा, वो सब चीज़ें एज इफ़ कि ये आपकी रियलिटी है, और आप अपने माइंड में उसे इमेजिनेशन में क्रिएट करो अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि अभी भी हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता। जब हम कुछ इमेजिन भी करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में फायरिंग और वायरिंग होती है, और वो एज अ मेमोरी ऐड हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है। लेकिन ये दूसरा तरफ डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि माल अडप्टिव डे ड्रीमिंग भी एक डिसऑर्डर है, जिसमें लोग फेक फैंटेसी में इन्वॉल्व रहते हैं और अपनी एक काल्पनिक दुनिया भी बना लेते हैं। तो हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मौजूद है। तो
कल्पना शक्ति एक वरदान भी हो सकता है आपके लिए और अभिशाप भी हो सकता है। राइट। तो हम कहते हैं कि पहले अपनी कल्पनाओं में अपनी वो आइडेंटिटी बना लो, क्योंकि आपके ये मेंटल मूवी बनाने से आपके सबकॉन्शियस के पास वो चला जाएगा और आपसे नेचुरली वो सारे एक्शंस होने लगेंगे, अंदर से आपको इमोशनल फोर्स मिलेगी और आप वो चीज़ें करने लग जाएंगे। और फिर आप चाहे उसे क्रेडिट दे देना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर गया है या कुछ भी, करने वाले आप ही हैं। और आपको एक्शन लेने के लिए जो प्रिपरेशन करनी है, जो बॉडी से तो आप एक्शन लेंगे ना, और बॉडी में ही आप इमोशंस फील करते हैं, राइट। राइट। क्योंकि हमारी बॉडी एक केमिकल लेबोरेटरी है और हमारी सोच से हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। हम जैसा अपने अंदर इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, जो स्टोरी बनाते हैं, उससे हमारी इमोशनल स्टेट डिसाइड होती है और फिर हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है एक्शन लेने के लिए। तो जो आपने मैनिफेस्टेशन का पूछा, वो 100% काम करता है, पर उसमें आपके बिलीफ और आपके फियर से फ्री होना, आपके बिलीफ पॉजिटिव होना, फियर से फ्री होना, अनरिजॉल्व जितने भी आपके पास ट्रॉमा है, पेनफुल मेमोरीज हैं, कंप्लेंट्स हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, उससे फ्री होना और फिर उस फ्री माइंड से थॉट, इमोशंस और एक्शंस में अलाइनमेंट होना, तभी अट्रैक्शन पॉसिबल है, तभी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, कई लोग का बिलीफ सिस्टम बहुत वीक होता है। उन्हें बचपन से ही ऐसा फीड किया जाता है कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी नहीं आते हैं, तुम क्या ही लाइफ में कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट उनको मिला होता है, जिसकी वजह से उनकी जो दिमाग की कोडिंग होती है वो ऐसी हो जाती है कि वो एक फेल इंसान है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। और वो इंसान अब 23-24 साल का हो चुका है। अभी उसको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम अगर करना हो, अगर उसे अपने बिलीफ सिस्टम को पूरा चेंज करना हो, तो उसके लिए क्या एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए जो वो फॉलो करे और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सके? ये जो नेगेटिव कंडीशनिंग बचपन में होती है, ये लाइफ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शुरुआती 8 साल आपके आगे के 80 साल तय कर देते हैं। तो ओके। अगर किसी की भी शुरू में नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है, उसको कुछ बहुत ही डिसफंक्शनल बिलीफ दे दिए गए हैं, हम्म। तो उसे अवेयरनेस कि मेरे अंदर की जो वॉइस है, इनर वॉइस, जो मुझे हर वक्त क्रिटिसाइज़ करती है, मुझे रोकती है, उसका इंटेंशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो आपको हर बैड एक्सपीरियंस से बचाना चाहती है। राइट। क्योंकि अब वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी वॉइस है, जबकि वो आपकी वॉइस है नहीं, वो आपके अंदर डाली गई है। तो आप जब उस चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, अवेयर होना स्टार्ट कर देते हो कि ये मेरी रियलिटी कैसे है, ये किसने बताया, ये फैक्ट है, फीलिंग है, किसी का जस्ट ओपिनियन था, और मेरी रियलिटी मैंने तो चेक नहीं करी, तो कैसे है। तो जब तक मैं एक्शन लेकर इसे चेक ना कर लूँ, जो मुझे बताया गया है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं जो भी काम करता हूँ बिगड़ जाता है वो सब कुछ, मेरा लाइफ में कुछ नहीं होने का, ये कैसे सही है? क्या जिसने कहा है उसने कोई ऐसा अल्टीमेट ट्रुथ कह दिया है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? जब आप अपनी ही इनर वॉइस को पहचान कर चैलेंज करना स्टार्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट अपना नया एक्शन प्लान बनाते हैं और ट्राई करते हैं, तब आपके पास आते हैं नए एक्सपीरियंस, और वो पहले वाले से बहुत ही अलग होते हैं। Okay. जो आपको अंदर रोका जा रहा था, तब आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जो कंडीशनिंग है उसकी वॉइस है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। और आप अपने डिस्टॉर्टेड जितने भी बिलीफ दिए गए हैं आपको, उसकी एक लिस्ट बनाएं और उनको चैलेंज करना शुरू करें कि क्या एविडेंसेस हैं कि ये मेरी रियलिटी है, या जस्ट ये किसी का ओपिनियन, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, उसके खुद के एक्सपीरियंस, उसकी खुद की नाकामी थी जो उसने मुझ पर डाल दी। तो वहाँ से जब आप एविडेंस चेकिंग करने लग जाते हैं और अंदर से बोलते हैं कि मैं ट्राई करूँगा, और एक बार नहीं, मैं अपने आप को 3-4 चांस दूंगा और देखता हूँ कि क्या ये मेरी रियलिटी है या नहीं है। और अगर मैं इस एक पर्टिकुलर एरिया में सक्सेस नहीं भी मिली, तो मेरे लिए कोई दूसरा बढ़िया एरिया होगा। यानी कि मैं अपने आप को फेलियर मानने से मना कर रहा हूँ। ओके। मैं फेलियर हो ही नहीं सकता। मैं अगर इस एरिया में सक्सेस नहीं हो सकता, तो कोई और एरिया होगा जहाँ मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो एक एरिया में फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेलियर हैं, बस ये मतलब होता है कि आपको दूसरा एरिया एक्सप्लोर करना है। तो इस माइंडसेट से जब आप अवेयरनेस से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी पुरानी कंडीशनिंग चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये बहुत होता है, बचपन में ही बच्चे को उसकी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, उसको पुअर बिलीफ Right. ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और उसको ना बहुत ही बिलो एवरेज बता दिया जाता है। उसको लाइफ की एक ऐसी मुश्किल पिक्चर दिखा दी जाती है कि जैसे वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो जब हम बड़े होते हैं, तो हम या तो उन्हीं जो बिलीफ हमें दिए गए हैं उसके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी जीना तय कर लें। हम Okay. उसे कभी चेक ही ना करें, चैलेंज ही ना करें, और हम मान लें उसे। जैसे बिल्कुल एक हाथी के
साथ होता है ना, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे महावत बांध देता है। तो राइट। बच्चा छोटा होता है तो वो रस्सी तोड़ नहीं पाता है, लेकिन वो बंधने का आदी हो जाता है। बड़ा होने पर उसे कौन बांध सकता है विशालकाय हाथी को? लेकिन वो ट्राई नहीं करता है, वो कभी ये चेक ही नहीं करता है कि मैं हाथी हूँ, मेरे अंदर मैं विशालकाय जानवर हूँ, मेरे अंदर असीम शक्तियाँ हैं। तो ऐसे ही हम सब के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत पावर होती है, लेकिन हमको जो सिखाया जाता है बचपन में, वो हमारे ऐसे साइकोलॉजिकल बिलीफ बेड़ियां बांध दी जाती हैं कि जिसको तोड़ने की कोशिश कोई कोई करता है। ओके। तो अब आप अलग अलग एरिया में जहाँ जहाँ पर भी स्टक हो रहे हैं, तो आप बस उस एरिया में देखिए कि आपके अंदर की वॉइस क्या कह रही है, क्या बिलीफ है, क्योंकि एक साथ तो आप सारे एरिया में करेक्शन नहीं कर सकते। तो जिस भी एरिया को अभी आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उसके आप बिलीफ लिख लीजिए और उसको चैलेंज करने लग जाइए कि इसके क्या एविडेंसेस हैं, और आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाइए। आप देखेंगे आप कंप्लीटली एक नए इंसान बन जाएंगे। और फिर दूसरे लोगों के जो भी ओपिनियन है, जो भी सजेशन है, उनको आप सिर्फ और सिर्फ जब सजेशन की तरह देखते हैं, ना कि ऑर्डर की तरह, ना कि अपनी रियलिटी की तरह, और आप ये समझते हैं कि मेरे पास रिजेक्ट करने की भी पावर है, मेरे पास अपना एक इंटेलेक्ट है जिसकी बेसिस पर मैं किसी चीज़ को ना कह सकता हूँ, या मैं किसी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कि ओके। जैसे अगर कोई आप कोर्स करने की सोच रहे हैं और दूसरा कोई इंसान कह रहा है बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, 1% लोगों से होता है, तो उसे पूछे आपने ट्राई किया था क्या, आपसे नहीं हुआ था क्या? या आप कैसे कह सकते कि उन 1% लोगों में मैं नहीं हूँ? तो आप कुछ क्वेश्चन कीजिए ना, सामने वाला बताए तो सही आखिर वो किस बेसिस पे कह रहा है। राइट। लेकिन आप ये एक्सपीरियंस करेंगे, जब किसी को क्वेश्चन करेंगे तो उनके पास कोई बेस ही नहीं होता, बेसलेस बातें करते हैं वो लोग। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कर लेंगे, तो वो सच में आप कर लेंगे या नहीं करेंगे बिना ट्राई करे कैसे पता चलेगा? राइट। तो जब भी आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करें तो फ्लैक्सिबल रहें, कि आप अपने ऊपर जो भरोसा कर रहे हैं उसकी वजह से आपको सक्सेस भी मिल सकती है, या आपको ये नॉलेज भी मिल सकती है कि ये नहीं कोई और फील्ड आपके लिए है। ओके। बट लेकिन अपने आप ट्राई करने के बाद जो एक्सपीरियंस आएगा उससे आप रियलिटी से कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन दूसरे के कहने पर अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगा, और बाद में रिग्रेट भी आ सकता है कि काश मैंने ट्राई कर लिया होता, तो काश मैंने ये कर लिया था। तो वो काश काश की कहानी नहीं बनेगी आपके अंदर, राइट। क्योंकि खुद फेल होकर जब आपको एक लर्निंग आएगी बिल्कुल। कि ये कुछ और है मेरे लिए, तो आपके अंदर किसी भी तरीके की काश की स्टोरी की कोई जगह नहीं है, आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट कुछ भी नहीं होगा, आप फ्री रहेंगे। मतलब आप कुछ ऐसा खराब कलेक्ट ही नहीं करेंगे जिसके बोझ तले आप दब जाएंगे, आप फ्री होकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। मीन्स दूसरों को अपने लाइफ का कंट्रोल मत दो। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ आप कर सकते हो, ट्राई करो। ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो गए, अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो भी एक तरह से फेल ही हुए, तो ट्राई तो कम से कम करके देखो उस चीज़ को कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। दूसरों की बातों पे यकीन मत करो। उसके हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जिससे उससे लगता हो ये चीज़ बहुत टफ है। यूपीएससी निकालना हो सकता है किसी के लिए बहुत टफ और दूसरे इंसान के लिए हो सकता है ईजी हो। तो दूसरे के एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ डिसाइड नहीं करनी है आपको। आपको खुद ट्राई करना है और आपकी जो लर्निंग्स है उससे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पे आपने बोला कि जब हम 7-8 साल तक के होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है हमारे सराउंडिंग्स से। जैसे हमें बातें बताई जाती हैं या जैसे हमारे साथ लोग बिहेव करते हैं, जैसा हमें एनवायरनमेंट मिला होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक राइट पेरेंटिंग क्या होती है, मतलब पेरेंट्स को क्या चीज़ें हैं, क्या डोंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं बोलने चाहिए, 8 साल तक अवॉइड करने चाहिए, कि हम मजाक मजाक में या गुस्से में या जस्ट बोल देते हैं बोलने के लिए, बट वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बच्चों को नहीं बोलनी चाहिए, तो वो क्या ऐसी चीज़ें होंगी? जब बच्चा छोटा होता है तो उसका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। बच्चा एक इमोशनल स्टेट में होता है और बच्चा सब चीज़ों को एक इमोशनल लेंस से ही देखता है। बच्चे के पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है। बच्चा धीरे धीरे क्वेश्चन करना सीख रहा होता है। तो बच्चा सबकॉन्शियस स्टेट में होता है और उसका माइंड एक स्पॉन्ज की तरह होता है। अब एक स्पॉन्ज को आप गंदे पानी में डालेंगे तो वो भी सोख कर लेगा, और एक साफ़ पानी में डालेंगे तो वो भी सोख कर लेगा। अब वो स्पॉन्ज इस बात में डिफरेंस नहीं करता कि आपने उसको गंदे पानी में डुबोया है या साफ़ पानी में। बिल्कुल ऐसे ही बच्चा है। जो पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो भी अथॉरिटी फिगर हैं जिनके बीच में बच्चा रहता है, तो बच्चा उनको ऑब्जर्व करता है, उनके बिहेवियर को काफ़ी नोटिस करता है। वो जो बोलते हैं वर्बल, उसको भी कैच करता है, लेकिन जो उससे वर्ड्स के थ्रू बताया जाता है उससे ज़्यादा वो जो उसके सामने डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसे कैच करता है। तो घर में ही सबसे पहले बच्चों को डराने की शुरुआत होती है। बाहर मत जाना, गंदे अंकल आ जाएंगे तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे।
राइट। भूत है, भूत है। इस तरीके की, गंदा बच्चा, अच्छा बच्चा, उसको बहुत सारे लेबल्स बचपन में ही, अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको सीधा बैड बॉय का, बैड गर्ल का टाइटल दे दिया जाता है, लेबल कर दिया जाता है उसको इस तरह से। छोटी सी भी गलती होती है, क्योंकि जब आपकी लर्निंग स्टेज है तो आपसे कुछ गलतियां भी होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि कुछ पेरेंट्स तो बच्चे को मोटिवेट करते हैं और ये देखते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या सूटेबल है। वहीं पर कुछ पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को ये बताने लगते आते हैं कि वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान नहीं दे कॉमन रहा है। है, तू राइट। बुद्धू है ना, बेवकूफ़ है, उसको देख। उनके वो बच्चे को सीधा देखो। कंपैरिजन करने लग जाते हैं उसके क्लासमेट से, उसके कज़न से या उसके खुद के सिबलिंग से। राइट। तो वहाँ पर उस बच्चे के अंदर मैं इन्फीरियर हूँ, मैं दूसरों से कम हूँ, ये भावना आनी शुरू हो जाती है। उसका इतना कंपैरिजन कर दिया जाता है, उसको इतना रोस्ट करते हैं उसके पेरेंट्स ही तरह तरह से। और कुछ बच्चों की हाइट एकदम से बढ़ती है और कुछ अपनी एज के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। उनकी शक्ल सूरत को लेकर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं। हर समय उनके घर वाले ही या टीचर भी कंपैरिजन करते रहते हैं। ओके। तो बच्चा एक्चुअली अपने आप से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है और वो अपने आप को दूसरों के रेफरेंस में देखना शुरू कर देता है। तो उसका क्या अपना ओरिजिनल सेल्फ है, उसका क्या पोटेंशियल है, उसको देखने की बजाय वो दूसरों से होड़ में लग जाता है। और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को ओरिजिनल नहीं रहने देते, वो भी उसे दूसरे के जैसा बनाना चाहते हैं। तो जब आप किसी की ओरिजिनलिटी से उसे बचपन में ही डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यूनिकनेस के साथ आगे बढ़ा होगा और वो चीज़ समझ पाएगा जो कुदरत ने उसको दी है। बिल्कुल। क्योंकि हर बच्चे को एक अलग इंटेलिजेंस के साथ कुदरत ने भेजा है। कोई बच्चा अगर सिंगिंग में बहुत अच्छा है और घर वाले बोलते हैं कि गवैया बनेगा क्या, आज देखिए सिंगिंग के फील्ड में लोग कितना नेम फेम कमा रहे हैं, कितना मनी कमा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आसान नहीं है। पहले तो आसान ही नहीं था समझना, और आज भी बहुत सारी फैमिली में ऐसा है। मेरे खुद की एक क्लाइंट है, बहुत अच्छा गाती है, देखने में भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके घर वाले उसको सिंगिंग में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे घर की लड़कियां नाच गाने वाले फील्ड में नहीं जाती हैं, कितना भी पैसा हो कुछ हो, तुम हो तो गवैया ही। ये सोच है अभी भी। तो उसका जो नेचुरल टैलेंट कुदरत ने दिया है, जो वो दुनिया को एंटरटेन कर सकती थी, अपना भी नेम फेम और बहुत कुछ कमा सकती थी, घर वालों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। और उसको इस तरीके से उसको ऐसा समझाया जा रहा है कि ये एक खराब प्रोफेशन है, ओके। ये मतलब सही नहीं है, ये नाचने गाना ये सही नहीं रहता है, तुम अपनी अदाएं दिखाओगी। उसके फादर बोलते हैं अपनी अदाएं दिखाओगी दूसरों को, राइट। इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो फैमिली सपोर्ट नहीं होता, या बच्चे की गलत प्रोग्रामिंग करी जा रही है, या बच्चे को बहुत पनिशमेंट दिया जा रहा है, या उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। पनिशमेंट भी नहीं दे रहे हैं लेकिन अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, तो उसकी फाउंडेशन वीक हो गई है। तो पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को एक तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा बिल्कुल यूनिक है, आप उसे जितना कंपेयर करोगे आप उसे उतना ख़राब कर रहे हो। दूसरा, आप बच्चे को कभी ये मत बोलो कि वो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपने उसको बोला कि वो काम नहीं कर सकता और आप एक अथॉरिटी फिगर हो तो वो आप पर विश्वास करता है, क्योंकि आप जहाँ उसे ले जाते हैं वो चुपचाप आपके साथ चलता है। राइट। जो आप उसके लिए खरीदते हैं वो उस पर विश्वास करता है कि मेरे मम्मी पापा ने बेस्ट किया हुआ। तो आप कभी भी उसे ये मत बोलो कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका हमेशा के लिए नींव में एक विश्वास डल जाएगा कि मुझे किसी अपने ने बताया था कि मैं इस लायक नहीं हूँ। राइट। बच्चे से बोलो ट्राई करो बेटा, आप देखो इसमें कितना मज़ा आता है आपको, कि आप इस चीज़ के लिए बने हो या नहीं बने हो, आप इसको और सीखने का इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं। उसको ना बस जो उनकी समझ है या जो उनकी चाहते हैं, अधूरी चाहते हैं, जो वो चाहते हैं बच्चे को बनाना, वो उसकी ट्रेनिंग वैसे स्टार्ट कर देते हैं। पहले से ही पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा, और उसे फिर उसी दिशा में प्रेशराइज करने लग जाते हैं। तो आप शुरुआती 8 साल तक कुछ भी मत सोचो कि आपका बच्चा क्या बनेगा बड़े होके। ओके। आप उसे खुला छोड़ दो, बच्चे को एक्सप्लोर करने दो अलग अलग फील्ड, जिसमें भी उसका नेचुरल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसे उसी फील्ड में देखो कि कितना इंटरेस्ट उसका बना रहता है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और कभी भी उसे ये मत बताओ कि तुम किसी से कम हो। उसे हमेशा ये बताओ बेटा तुम अपने वे में बहुत यूनिक हो। वो जैसी शक्ल सूरत जैसा है उसका, उसे उस तरीके से उसे एक्सेप्टेंस दिलाओ और उसको अप्रिशिएट करो। छोटे छोटे कामों को अप्रिशिएट करो। अगर कोई गलती भी करता है तो उससे पूछो क्या सीखा, और उसको बोलो कि गलती करना एब्सोल्युटली नॉर्मल है,
गलती करना कोई गलत बात नहीं है, नहीं तो लोगों को गलती करने से भी डर लगने लगता है, वो सोचते हैं ट्राई मत करो क्योंकि गलती करेंगे तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा। राइट। तो लोगों को बाद में गलती करने का डर नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो आपकी बेइज्जती होगी उसका डर होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, पर यही पेरेंट्स मिस कर देते हैं। वो बच्चे को बहुत अच्छे टॉयज़ लाना चाहेंगे, बच्चे को अच्छे कपड़े लाना चाहेंगे, उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करना चाहेंगे, सब कुछ करना चाहेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें उसको देनी है राइट। उसमें वो कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अब ये तो बहुत लंबा टॉपिक बिल्कुल। है, लेकिन ये कुछ मेन बातें हैं जो पेरेंट्स मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल मिस कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन को भी टच करते हैं। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि डिप्रेशन जो है वो उसके अर्ली साइंस क्या होते हैं, कब आपको ये समझ में आता है, या ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन के अर्ली साइंस क्या हैं, इसके ट्रेट्स क्या हैं, जब आपको दिखें तो आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका जो रूटीन के रेगुलर काम थे आपके, जिन्हें आप इंटरेस्ट लेकर कर रहे थे, उसमें अब आपका मन नहीं लगता है, आपका मूड बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाता है, बिन बात के भी उदासी सी छाई रहती है, और वो एक साधारण उदासी नहीं है। आपके आसपास बहुत सारे रीजंस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह रहे हैं, और ये आपकी उदासी आप पर इतनी हावी हो गई है कि आप या तो बहुत लंबा सोना चाहते हैं या आपको नींद नहीं आ रही है, आपका खाने का मन नहीं करता, या आप एबनॉर्मली खाना शुरू करें, ज़्यादा आपने जंक फूड खाना शुरू कर दिया, आप अपने क्लोज रिलेशंस को अवॉइड कर रहे हैं, आप टीवी भी नहीं देख रहे हैं, मोबाइल में घंटों घंटों वेस्ट कर रहे हैं, या अब मोबाइल भी देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है आपकी, किसी भी तरीके से ऐसे सडन चेंजेस आ रहे हैं और आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, और ये सब कम से कम 2 हफ्तों तक लगातार ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आपके बॉडी में पेन हो रहा है जिसके कोई रीजंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही बिन बात के बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, एकदम अंधेरे में अकेला रहने का मन कर रहा है, सब मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं किसी को कि क्या बात है जो आपको अंदर अंदर खाई जा रही है, कुछ अंदर अंदर रिपीट मोड पर आपके चल रहा है, कुछ थॉट्स या कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं आपको। तो ये सारे के सारे साइंस होते हैं कि आप डिप्रेसिव स्टेट में एंटर कर चुके हैं, और आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कुछ या तो इवेंट्स ऐसे हुए, आपको किसी ने कुछ कहा, या आप किसी चीज़ में फेल हो गए, आप उस फेलियर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस हुए साइकोलॉजिकल लेवल पर। दूसरा एक डिप्रेशन का रीज़न होता है कि आपके अंदर वो हार्मोन्स के लेवल ही गड़बड़ा गए हैं, आपकी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, आपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी नेचुरल अर्जेस को सप्रेस किया, आपका बहुत पुअर लाइफस्टाइल था, लेट नाइट्स सोते थे आप, कुछ भी हेल्दी रूटीन नहीं था, इसलिए आपके अंदर गट हेल्थ ख़राब हो गई, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स गड़बड़ हो गए, क्योंकि आपका जो सेरोटोनिन है जिसे हमारे मूड मैनेजर कहा जाता है, उसका 90% फॉर्मेशन हमारे गट में होता है, राइट। जिसका हमारे फूड से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, फूड और मूड का बहुत डीप कनेक्शन है। तो आप अगर डिप्रेशन में हैं और कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे आप ये कह पाएँ कि इस वजह से मुझे एकदम डिप्रेशन आया है, तो कई बार आपके लाइफस्टाइल गड़बड़ की वजह से भी, केमिकल लेवल्स डाउन जाने की वजह से भी आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी गट हेल्थ अगर ख़राब है, क्योंकि आपका गट केवल फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, वो आपके मूड को भी रेगुलेट करता है। तो आपको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन आता है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस जो वेगस नर्व जोड़े रखती है, तो गट हमारा सेकंड ब्रेन है, और सारा दिन ब्रेन और गट ब्रेन आपस में चिट चैट करते रहते हैं, एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट करते रहते हैं, तो फिर वहाँ की गड़बड़ी की वजह से भी आप डिप्रेसिव स्टेट में एंटर कर जाते हैं। तो जब कोई हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि इसका डिप्रेशन एंटर कहाँ से किया, और जो भी गड़बड़ी हमें दिखाई देती है उससे रिलेटेड हम उसका कस्टमाइज एक प्लान बनाते हैं। तो हम एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते हैं, हम डाइट भी चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं उसका, वो सारी गाइडेंस देते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, और थेरेपीज़ करते हैं। ओके। जिससे उसके इमोशंस को हैंडल करना, कैसे उसको अपने इमोशंस को सेफली एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मैंने जो बुक लिखी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, उसका कोर मैसेज है डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे ही आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी भी कहानी हो सकती है आपके अंदर, राइट। कि पहले से ही आपके अंदर कुछ चीज़ स्टोर थी और अब बाहर उसका कोई लिंक मिला और एकदम से वो स्टेट आपके ऊपर हावी हो गई। तो हम कैसे सेफ एक्सप्रेशन करना है, डिफरेंट थेरेपीज से
कैसे आपको अपनी कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग करनी है, पूरा रीस्ट्रक्चर करना है, वो सब टेक्निक्स सिखाना शुरू करते हैं। एंड डिप्रेशन और एनजाइटी 2 चीज़ें आती हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्या एनजाइटी के बाद डिप्रेशन होता है या इन दोनों में कोई कनेक्शन भी है? डिप्रेशन जनरली पास्ट की चीज़ों को लेकर होता है ठीक है। और एंजाइटी को फ्यूचर से कनेक्ट किया जाता है। ओके, ये डिफरेंस है दोनों में। ये डिफरेंस है। और इसमें जैसे एंजाइटी में ना आपकी बॉडी में क्या है, जैसे रैपिड हार्ट रेट हो गई, आपकी अनइवन ब्रीदिंग हो जाती है, आपको स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। सोमेटिक एंजाइटी जब होती है, यानी कि जब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, ओके, तो आपके माइंड में कुछ भी चेंज होगा तो उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पे ज़रूर होगा। ओके। अगर आपकी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है तो उससे आपका मूड ज़रूर अफेक्ट होगा। इसमें कुछ ट्रिगर्स भी लोग बात करते हैं, एंजाइटी के ट्रिगर्स होते हैं जिससे आपकी एंजाइटी अटैक आना शुरू होता है। तो ये ट्रिगर्स क्या होते हैं और अटैक क्या है, एंजाइटी अटैक क्या है? ट्रिगर्स आपके मेमोरी बेस भी हो सकते हैं और ट्रिगर्स आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, और पांचों सेंसेस में से कोई भी सेंस से आप कुछ भी ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर्स वो होते हैं जिससे रिलेटेड कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है। जैसे कोई पर्सन है, उसके को देखते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही, उसके बारे में बात होते ही गुस्सा आ गया। क्यों? Okay. क्योंकि उस पर्सन से रिलेटेड मेरे अंदर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस पड़ा था, मैंने कुछ नेगेटिव इंटरप्रिटेशन बना रखी थी, कुछ ख़राब एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो उस पर्सन का सिर्फ नाम लेना भी मेरे सामने मुझे ट्रिगर कर सकता है कि उसके बारे में बात मत करो, एकदम इंसान भड़क गया है। तो इसको कहते हैं ट्रिगर हो गया ये पर्सन उसके नाम से। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर ट्रिगर हो सकते हैं, कुछ भी याद आ गया उसकी वजह से ट्रिगर हो सकते हैं कि आज से 4 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, वो याद आ गया, फिर से हम ट्रिगर हो सकते हैं, गुस्से वाली स्टेट में जा सकते हैं। कोई थॉट की वजह से हो सकते हैं, किसी इमोशनल स्टेट की वजह से हो सकते हैं, किसी भी वजह से हम ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन ट्रिगर में अपनी कोई पावर नहीं होती है। पावर हमारी कंडीशनिंग उसको देती है। जैसे ही हम अपनी कंडीशनिंग चेंज कर लेते हैं तो वो प्लेस भी वहीं रहता है, वो पर्सन भी वहीं रहता है, सब ऑब्जेक्ट्स भी वहीं रहते हैं, सब कुछ वही रहता है। लेकिन अब हम फायर नहीं कर रहे होते हैं, हमारे अंदर वो डिस्कम्फर्ट नहीं आ रहा होता है। तो ट्रिगर्स अपने आप में पावरफुल तभी तक रहते हैं जब तक आपके अंदर उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। ऐसे तो ट्रिगर्स आपके, जिसको NLP में एंकर्स भी कहते हैं, तो वो पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव एंकर बहुत कॉमनली लोग बना लेते हैं अपना, कि राइट हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करना एंड डीप ब्रेथ करके अपने आप को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन से कंडीशनिंग करना, कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम अपना राइट हैंड और थंब को इस तरीके से ज्वाइन करूँ तो मेरे ब्रेन को अब एक सिग्नल मिलेगा कि मैं एकदम काम हूँ या कॉन्फिडेंट, जो भी मैंने उसकी पॉजिटिव कंडीशनिंग की है। तो इस तरीके की है। जैसे मेरे हाथ पे ये मेरा पॉजिटिव एंकर है, टुडे इज़ माई डे। तो टुडे, एवरी डे इज़ टुडे, टुडे इज़ माई डे यहाँ पर। तो ये मेरा एक पॉजिटिव एंकर है। हर सुबह उठते ही मैं इसको देखती हूँ और मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि आज तो मेरा ही दिन है, आज तो Right. मेरा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। बिल्कुल। तो ये मेरा पॉजिटिव एंकर है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये यहाँ पर अफर्मेशन लिखवाई थी, पॉजिटिव एंकर बनाया था, और इसके आगे एक स्माइली है। तो ये आपका पॉजिटिव एंकर है। तो ट्रिगर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी इंसान से मिलते आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आपसे सारी परेशानी गई। Right. तो वो आपके अंदर क्या प्रोग्रामिंग है उस बात पर डिपेंड करेगा कि कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी जगह आपको पॉजिटिव फील कराएगी या नेगेटिव फील कराएगी। तो नेगेटिव कंडीशनिंग जिससे भी होती है वो हमारे को डिस्टर्ब करने वाले ट्रिगर्स हम कह देते हैं। तो इसके लिए भी हम कहते हैं अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के सहारे देखो इसके अंदर आपके क्या प्रोग्रामिंग हुई भी है, और उस प्रोग्रामिंग को चेंज करो। क्यों चेंज करो? अपने मेंटल पीस के लिए। कई Right. बार लोग बोलते हैं उसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया था, ऐसे कैसे उसे माफ़ कर दूं। तो मत करो, तड़पते रहो। अगर आप ही को आप प्रॉब्लम अपना होगी। सुकून चाहते हो, राइट। माफ़ी आपको उसके लिए थोड़ा ना देनी है, माफ़ी तो आपको अपने लिए देनी है ताकि आप फ्री हो जाओ। क्योंकि जब तक आप ये बोलोगे कि जीते जी मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, तो यानी कि जीते जी आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तकलीफ़ में रहूँ, राइट। तो फिर आपकी लाइफ है, आप परेशान रहो। लेकिन अगर आपको परेशानी से बाहर आना है तो आपको उसे माफ़ करना पड़ेगा। माफ़ करने का ये मतलब नहीं होता कि जाकर फिर से उससे दोस्ती कर लो। माफ़ करने का मतलब है कि आपने अपने अंदर मन के कचरे से की सफाई कर दी, अब आप फ्री हो। तो ये हमारी खुद की चॉइस होती है कि हम हील होना चाहते हैं या नहीं। अगर हम चाहते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, राइट। और अगर हम नहीं चाहते हैं तो फिर कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। राइट। अगर मेरे किसी दोस्त को डिप्रेशन है और मुझे दिख रहा है कि हाँ ये डिप्रेशन में है और वो शायद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो एक दोस्त होने के नाते मुझे उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, उसके साथ किस तरह की बातें करनी चाहिए,
कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, और चलो घूम के आते हैं, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो आई थिंक ये गलत प्रैक्टिस है। तो राइट प्रैक्टिस क्या है? अगर आपके दोस्त को डिप्रेशन है तो आपको अपने दोस्त के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, अगर हल्का-फुल्का मूड ख़राब होता है, ठीक है, तो कहीं घूम के आने से वो मूड चेंज हो सकता है। राइट। लेकिन अगर कोई इंसान रियल डिप्रेशन वाली स्टेट में है, तो आप उसे कितना भी घुमा लाइए, टेम्परेरी हो सकता है थोड़ा बहुत ठीक लगे उसे, लेकिन उसका डिप्रेशन नहीं जाएगा। हम्म। और ये कहना कि अरे ये तो सबके साथ होता है, या ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ये उसके पेन को मिनिमाइज़ करना हो गया। डिप्रेशन में इंसान सच में एक ऐसी तकलीफ़ वाली स्टेट में होता है जिसे एक्सप्लेन करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। उसमें वो पर्सन अपने आप से ही इतना डिस्कनेक्टेड फील कर रहा होता है कि उसे कई बार राइट वर्ड्स नहीं मिलते कि वो क्या फील कर रहा है, वो क्या चाहता है। तो ऐसे में आप उसको ऑब्ज़र्व करो थोड़ा, और उसे टाइम दो, और उसे एक फ्री स्पेस दो कि वो अपने मन की बात कहे। अज्यूम मत करो, इंटरप्ट ओके। मत करो। हो सकता है वो एक्सप्रेशन में कुछ मिनट या घंटे लगा दे, या हो सकता है वो 2-3 दिन खुलने में लगा दे। पर जब आप लगातार उसमें इंटरेस्ट शो करोगे और उसे ये एहसास कराओगे कि वो इम्पॉर्टेंट है, उसके होने से आपको फ़र्क पड़ता है, और आप सुनने के लिए तैयार हैं, आप उसके साथ हैं, जब आप उसे कॉन्फिडेंस दे देंगे, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि हो सकता है उसने पहले किसी से कहा हो और उसने उसके पेन को मिनिमाइज़ कर दिया हो, और उसे कहा ऐसा कुछ नहीं होता, क्या बात है ये, हमारे साथ तो इससे भी ज़्यादा बड़ा कुछ हुआ था, हाँ। राइट। कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हें ज़रा सी बातों का फ़र्क पड़ जाता है। तो उसको अब डर लगता है एक्सप्रेस करने से। उसे लगता है कि कोई समझेगा नहीं, बल्कि और मुझे कमज़ोर मान लेंगे, ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो हो सकता है उसे खुलने में समय लगे। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। आप ये देखिए कि 8 हफ्तों तक वो मुझे यही नहीं बता रहा था कि उसके डिप्रेशन का, उसके सीवियर सेल्फ डिस्कनेक्ट का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपर्सनलाइजेशन फ़ील करता था। मतलब उसे फ़ील ही नहीं होती थी कोई चीज़, जैसे एक चलती फिरती जिंदा लाश चल रही हो, घूम रही हो ऐसे। ओके। और वो जिस भी थेरेपिस्ट के पास पहले गया था, तो वहाँ पर वो कनेक्टेड फ़ील नहीं कर पाया, तो वो बहुत डरा हुआ था। उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसको जाना था किसी के पास। तो वो आया, लेकिन वो बता ही नहीं पाया, और वो आता रहा, और पूरा 1 घंटा नीचे नज़र कर बैठ कर चला गया। मैंने खूब कोशिश करी उसको कि मुझे बताओ, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन जब वो बोलता ही नहीं था, मैं चुप हो गई कि कब तक नहीं बोलेगा, बोलेगा। मेरे कैबिन में एक बुद्धा की स्टैचू है। फिर 2-3 सेशन के बाद वो आया और सिर्फ टेढ़ी नज़रों से बुद्धा की तरफ देखता रहता था। तो मैं समझ गई कि इसको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है। ओके। बहुत लंबे पेशेंस के बाद जब मैं एक दिन उसके पास उठकर बराबर में गई और मैंने उसके हाथ पे जेंटली हाथ रखा और मैंने बोला, मुझ पे भरोसा करो, मुझे पता है तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज़ है। पहली बार उसको ऐसा लगा कि किसी ने मुझे समझ लिया है कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है। ओके। और तब जाकर उसने धीरे धीरे अपनी बात बतानी शुरू करी। तो इतना भी पेशेंस रखना पड़ता है हमें, क्योंकि नहीं बता पा रहा था वो इंसान। राइट। तो अगर आप अपने किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होगा अपने अंदर, और उसकी बातों को सुनना होगा। उसकी बातों के मायने नहीं लगाने हैं। उसके लिए अगर एक मामूली सी, जो आपके हिसाब से मामूली सी बात है, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, तो आपको उसे बड़े लेंस से ही देखना होगा कि हाँ, मुझे समझ आया है कि ये तुम्हारे को बहुत हर्ट कर रहा है, ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। और फिर उससे पूछकर कि क्या अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ देखें। ओके। उसको जब अंदर से थोड़ी सी ये लगेगा ना कि मेरी चल रही है, मेरे को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तब उसकी कंसेंट से आप धीरे धीरे उसकी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं आप करिए, नहीं तो उसको मोटिवेट कीजिए कि वो एक प्रोफेशनल की हेल्प ले। ओके। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर उसके दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप बायस हो ही जाएंगे। आप कहीं ना कहीं उसको फिर से ये समझाने की कोशिश ही करेंगे, इतनी कोशिश राइट। के बाद भी तुम समझ नहीं रहे हो, तुम ठीक वही नहीं बात हो है रहे फिर हो, से। फिर राइट। वही हो ही जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। तो एक प्रोफेशनल है जो इस तरीके से अच्छे से संभाल सकते हैं। बट हाँ, इनिशियली जैसे कहते हैं ना, किसी को हर्ट हो जाए तो फर्स्ट एड देनी पड़ती है, राइट। और बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाना होता है। तो घर वाले एक फर्स्ट एड देने का काम कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होती है। आप किसी को सुनो नॉन जजमेंटल वे में। राइट। सो अभी हम पॉडकास्ट के अंत की तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिसमें हम शॉर्ट में इसका आंसर रखेंगे। सो पहला, इंस्टेंट मूड को अपलिफ्ट करने के लिए कोई एक टिप।
अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड एकदम इंस्टेंट चेंज हो जाए तो आप सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे, जैसे उठकर आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके मूवमेंट से आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएंगे। आप अपनी स्माइल, अगर एक फेक स्माइल भी करेंगे तब भी आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा एवरीथिंग इज़ ओके। तो आप सबसे पहले उठें, अपनी फिजियोलॉजी चेंज करें और स्माइल करें। आप देखेंगे कि इंस्टेंट शिफ्ट हो जाएगा आपके मूड में। ओके। कोई भी डिप्रेशन में जो इंसान हो, उसके लिए कोई एक सेंटेंस जिससे उसका मूड बेटर हो जाए। कोई एक सेंटेंस से किसी डिप्रेसिव इंसान का मूड जनरली बेटर होता नहीं है, ओके। लेकिन उसको यही भरोसा दिलाना कि उसकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। ओके। सो कुछ ऐसी टिप्स जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली ब्रेथ वर्क करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेथ ही आपकी जो बॉडी एंड माइंड को कनेक्ट करती है। आप अगर रोज़ाना 5 मिनट 4-7-8 ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग, जिसमें 4 सेकंड में सांस लेना, 4 सेकंड होल्ड करना, 4 सेकंड रिलीज एंड 4 सेकंड फिर होल्ड करना, ये कोई भी ब्रेथ वर्क सिर्फ 5 मिनट करते हैं, तो आपका मन बहुत शांत रहता है और आपकी बॉडी को भी बहुत ही कामिंग सिग्नल्स आते हैं। इतना मिनिमम तो सबको करना ही चाहिए। ओके। सो एंजाइटी जब आपको अटैक आता है, उस दौरान तुरंत जो पहला स्टेप आपको लेना चाहिए। जिसको एंग्जाइटी अटैक आता है, जनरली वो कोई स्टेप नहीं ले पाता उस टाइम पर। ओके। वो उस टाइम पर अपनी सेंसेस से टेम्परेरी डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर उसका फ्रेंड या जो उसके साथ में जो हो। भी उसके साथ हो, तो सबसे पहले उस पर्सन के हाथों को इस तरह से रब करके आप उसको एक ना वार्मथ दें, ओके। और फिर आप उसको खड़ा कर दें और अपने साथ आप उसको वॉक कराने लग जाएं। फिर आप उसको इंस्ट्रक्शंस दें कि चारों तरफ नज़र घुमाओ और मुझे कोई भी 5 चीज़ नोटिस करके बताओ कि क्या दिखाई दे रहा है इस रूम में, क्या सुनाई दे रहा है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई स्मेल फ्रेगनेंस है क्या, और उससे 4-5 चीज़ों को टच कराएं। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है। वो पर्सन तुरंत, जो मेमोरी बेस्ड पैनिक मोड में जा रहा था, वो तुरंत प्रेजेंट में आ जाएगा। और फिर आप उसको बोलें कि अनइवन ब्रीदिंग ले, लंबा गहरा सांस ले, फिर छोड़े, फिर जल्दी जल्दी सांस ले, अनइवन ब्रीदिंग ले, और फिर आप उसको जितना भी वो पानी पी सकता है, उसकी कैपेसिटी है 2-3 गिलास, उसको पानी पिला दें, तो पैनिक फेज उसका सारा रिस्क ख़त्म। एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए कोई एक टिप। अवेयरनेस कि मेरे अंदर की जो सेल्फ टॉक है वो नेगेटिव है, और आप जैसे ही अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो अब सबकॉन्शियसली चल रही है आपके अंदर, क्योंकि Okay. वो प्रोग्राम रन कर रहा है, तो आप अवेयर होंगे और उसका आप पूरे कॉन्शियस अवेयरनेस में मीनिंग चेंज करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर देंगे पॉजिटिव मीनिंग निकालने के लिए, और आपके लिए फिर डिफ़ॉल्ट मोड पर आपका ब्रेन पॉजिटिव मीनिंग निकालना शुरू कर देगा। ओके। सो यही था आज का पॉडकास्ट। कोई भी ऐसा पॉइंट जो हम अभी तक डिस्कस नहीं किए और आप ऐड करना चाहो इसमें। देखिए, सबसे पहले ना हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसे इंस्ट्रक्शंस देता है। और आज ना लोग माइंड को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि आप अपने माइंड को ओवरलोड ना करें, क्योंकि हमारा माइंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है नेचर से। तो माइंड को थोड़ी देर बोर्डम भी फील करने दें, उसको एम्प्टी स्पेस दें। हर समय इन्फॉर्मेशन से इतना कनेक्टेड रहना सही नहीं है। तो माइंड के लिए स्टिलनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बॉडी के लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने शरीर को हिलाना शुरू करें और माइंड को आराम देना शुरू करें। जब आप नेचर के अकॉर्डिंग ये करना शुरू करेंगे, तभी आप एक होमियो स्टेट में रहेंगे, यानी कि एक ऐसी आइडियल स्टेट जहाँ पर आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों ही कंफर्ट में हैं। तो इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए माइंड को इन्फॉर्मेशन ब्रेक देना और बॉडी को ग्राउंड में ले जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यही था आज का पॉडकास्ट और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि आपकी मेंटल स्टेट कितना ज़्यादा आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करती है और कितना इम्पॉर्टेंट है कि अपने मेंटल स्टेट को एक पॉजिटिव वे में लेके चलना और हमेशा एनर्जेटिक फील करना। और इस एपिसोड से आप सभी को बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हमने डिस्कस किया और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे आप वर्क करने वाले हो या यहाँ से लेके जा रहे हो इस पॉडकास्ट से। सो वो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। सो यही था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।